अच्छा, यार हम लोग इस पे जाके जो है ना वो भी देख लेंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप में से कोई प्रॉब्लम बताए, वरना फिर हम लोग जो मैंने यूज़ केस यहाँ पे लिए हुए हैं उनमें से ही हम कोई एक डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इट वुड बी मच अप्रिशिएटेड अगर आप में से कोई बात करे इसमें, वरना फिर मैं आप लोगों को ये वाला बता दूंगा जो भी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ। मोहम्मद भाई, मेरे ज़हन में एक है वैसे। हम्म। तो यानी कि हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में था एक प्रोजेक्ट, उसमें हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना था, अच्छा। जिसमें हमारे पास डिलीवरी करनी होती थी हमने, और डाटाबेस भी हमारा लेट्स से क्लाउड में है, और उसमें हमने गूगल के एपीआईज़ के थ्रू मिनिमल पाथ फाइंड करके राइडर को भेजना होता था उसके ऊपर। तो ठीक उसमें हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती थी, ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह, और मैप की हैंडलिंग वगैरह होती थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड, ये अच्छा है यार। अच्छा, तो हम आ जाते हैं, अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं इस यूज़ केस को, ठीक है ना। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली बल्कि एक नोट पैड खोल लेते हैं साथ। यस। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली एक ई कॉमर्स सॉर्ट ऑफ वेबसाइट थी, राइट? नहीं, वो बिजनेस टू बिजनेस थी बेसिकली। अच्छा, बी टू बी मॉडल था, और था, लेकिन वो एक तरह से ई कॉमर्स ही, मतलब फॉर इंस्टेंस आप और बिजनेसेस को अपनी इन्वेंट्री में से या अपनी जो आपके पास स्टॉक है उसमें से चीज़ें दे रहे थे, और बिजनेस को जो फर्दर फिर सेल ऑफ कर रहे थे, राइट? जी जी जी। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस था और ई कॉमर्स ही था, ई कॉमर्स कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि लेट्स से अगर आपने कहा कि हमारे पास एक इन्वेंट्री है, ठीक है, यानी हमारे पास एक स्टोरेज है। जी। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हम किस तरह कहेंगे? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आ गई, मीनिंग स्टोरेज है। अच्छा, अब आप ऑब्वियसली जब ई कॉमर्स कर रहे हैं तो हमारे पास हर जो भी आइटम है जो हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है उसका कोई ना कोई इंडेक्स होगा या आईडी होगी। जिस तरह से आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी आपके हर प्रोडक्ट के पीछे एक वो लगा होता है, क्यूआर कोड लगा होता है, वो उसको स्कैन करते हैं तो वो एक प्रॉपर आईडी पे मैप्ड होता है, उसको सारा डेटाबेस में से सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो प्रॉपर इसका एक डेटाबेस होगा, और वो डेटाबेस कौन सा होगा? एनी वन ऑफ यू। यानी कि रिलेशनल नॉन रिलेशनल की हाँ, बात करें? हाँ जी, रिलेशनल होगा या नॉन रिलेशनल होगा? रिलेशनल। रिलेशनल, सिंपल है दैट, ठीक है ना। अच्छा, रिलेशनल होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो आपकी बी टू बी सर्विस होगी, इसकी जो बेसिकली जो आपका क्लाइंट है, जो आपका एंड यूज़र है, वो किस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा? एप्लीकेशन होगी, वेबसाइट होगी, या क्या होगा? उस केस के अंदर एक एप्लीकेशन थी जो हमारे राइडर के पास होती थी, और वो ऑर्डर ऐड करता था। ठीक हो गया, मतलब आपका जो किससे कह लें कि इंटरेक्शन है वो वाया ऐप है, ऐप ले लें, वेबसाइट ले लें, ठीक है। जी जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्या ये ऐप, ये वेबसाइट 24/7 ऑपरेट कर रही थी? नहीं, यानी कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। ठीक है, मतलब आपको ये भी डिफाइन हो गया कि आपकी ऐप ने काम अ, अच्छा, आपकी ऐप जो वर्किंग टाइम है उसका वो है 9 to 5, राइट? जी। अच्छा, 9 to 5। अच्छा, इससे अब बहुत चीज़ें आपकी जो है ना वो बेहतर हो जाती हैं। उसके वजह क्या है? ये जो वर्किंग टाइम हमने आइडेंटिफाई किया ना, इसकी वजह ये है कि जो आपकी क्या कहते हैं, कम्यूट है ना, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लाइक हमें पता है यार, 9 to 5 से जो कम्यूट है इस वक्त मैक्सिमम हो सकती है कम्यूट, ठीक है। अदर टाइम्स पे हमारी जो कम्यूट है वो नहीं होगी। अभी तो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं होगी, लेकिन लेट्स से अगर होती भी है तो हम उसको मिनिमम रख सकते हैं कि यार बहुत मिनिमम कम्यूट होगी, और उससे ज़्यादा हो भी रही है तो ऑर्डर तो अगले दिन ही जाना है, ठीक है ना। बुकिंग तो अगले दिन की होनी है, वट एवर जो भी सीन है, ऐप एक्सेस ही हो रही है बस। तो आपका ये सीन हो जाता है। अच्छा, और कोई चीज़ बताएं, और क्या हो सकता है इसमें? हम्म, लेटेंसी क्या हो सकती है, मतलब कितनी फास्ट आपको एप्लीकेशन चाहिए, कितना सीमलेस आपको काम चाहिए एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में तो यही होना चाहिए कि क्योंकि एक राइडर है तो मैं उससे कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, तो हम्म, और डम से डमर हो तो बेहतर है। ठीक हो गया, मतलब आपका जो समझ लें यूआई यूज़र एक्सपीरियंस है वो सबसे मिनिमम हो, ठीक है, जी। सिंपल। अच्छा, वैसे वो इस सेंस में अगर हम क्लाउड में लें तो हमें ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं उसकी, वैसे तो
लेकिन चलें, अब आ जाते हैं कि हम लोग इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल ओवरव्यू स्ट्रक्चर से ले रहे हैं और फिर हम इसको फर्दर जो है ना वो नैरो डाउन करेंगे अपने आर्किटेक्चर को, हमने किस तरह से बनाना है। अच्छा, पहली चीज़ आ जाती है आपके पास, आपकी है एक ऐप, ठीक है? वो ऐप कनेक्टेड है एक डेटाबेस के साथ। ये कनेक्टेड है एक डेटाबेस के साथ। ऐप ले लें, वेब ले लें, वेबसाइट ले लें, जो भी जिसको भी आप कहना चाहें। ये क्या कहते हैं, डेटाबेस कह लें इसका, डीबी कह लेते हैं शिट। ये आ गई आपकी डीबी, और आपकी डीबी डेटा ले रही है एक स्टोरेज से, राइट। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपके पास एक और चीज़ आएगी, और वो ये होगी कि लेट्स से अगर आपके पास 100 राइडर्स हैं, जो मेरे अभी जहन में एक चीज़ आई, तो हम इसको एक्स्ट्रास में देख लेते हैं कि हमारे जहन में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा यार, आप लोग बाकी सारे जो इस चीज़ को देख रहे हैं, आप लोगों को ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा या रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आप लोगों के जहन में अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है जो हम मिस कर रहे हैं, तो आप उसको एड्रेस करें, ताकि जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो इस पूरे सेशन का जो मकसद है वो पूरा हो, ठीक है ना? तो जो इसकी कोर है वो तो हमें हासिल हो, ठीक है? अच्छा, तो एक चीज़ जो भी मैंने देखी है वो ये है कि आपके पास लेट्स से अगर 100 राइडर्स हैं और 100 राइडर्स आपके 100 ऑर्डर्स ले रहे हैं, ठीक है? 100 ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो आपकी लेट्स से कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन चैनल्स वो 100 होंगे, राइट? जी। चैनल 100 होंगे। अच्छा, अब जब आपके कम्युनिकेशन चैनल 100 होंगे, तो मुझे बताएं कि जो ट्रैफिक होगी वो किस तरह नेविगेट होगी। यानी कि मतलब इस लेट्स से एक राइडर है, अगर एक एप्लीकेशन है, देखिए ना, जब हम क्लाउड में एप्लीकेशन या वेबसाइट्स देख रहे होते हैं, तो वो बेसिकली डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज का पार्ट होती है, ठीक है? तो लेट्स से एक एप्लीकेशन कम्यूट पे चल रही है, ठीक है? और मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर ये ऐप है, ठीक है? ऐप में जो आपका कोड है वो मिसाल के तौर पे EC2 पे चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे चलता है, आपकी ऐप इस पे चल रही है, बिल्कुल बेस लाइन अगर हम इसकी बात करें तो ये इस पे चल रही है। अच्छा, उसके बाद लेट्स से अगर हमारे पास 100 राइडर्स हैं और 100 राइडर्स इस एप्लीकेशन को इसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, सारे इसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और 100 जो यूज़र्स हैं आपके वो सारे इसके थ्रू, मैं इसको रेड से कर लेता हूँ, और 100 यूज़र्स आपके इसको साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो हर यूज़र को और हर राइडर को पूरे डेटाबेस की या पूरे स्टोरेज की एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, जी। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ ये हम डाल सकते हैं कि हम इसके बीच में एक पबसब मॉडल डाल सकते हैं या एक SNS डाल सकते हैं, जो मेरे जहन में भी आ रहा है वो हम डाल सकते हैं, एक पबसब या SNS। उसका मैं मकसद बताता हूँ कि क्या है पबसब। आप लोगों में से कितनों को पता है कि पबसब क्या होता है? एनीथिंग, एनी आइडिया कि पबसब क्या होता है? या सिर्फ नाम से क्या, पब्लिशर सब्सक्राइबर, इसका क्या मॉडल आपको क्या लगता है, अगर आप में से किसी को इसका आइडिया हो? अब्दुलरमान, आपको है? नहीं, मुझे नहीं, कोई आइडिया नहीं। ओके ओके ओके। अच्छा, बेसिकली पबसब क्या करता है, पबसब में एक पब्लिशर होता है और एक सब्सक्राइबर होता है। तो पब्लिशर क्या करता है, वो मैसेजेस भेज रहा होता है और सब्सक्राइबर मैसेजेस रिसीव कर रहा होता है, ठीक है? अम, इसी तरह से यही सर्विस अगर हम ये गूगल में जो ये सर्विस है पबसब मॉडल पे, उसका नाम भी पबसब है। अमेज़न में उसका नाम SNS है, और क्या कहते हैं, जो आपका वो आ जाता है एज़्योर है, उसमें IoT हब आ जाती है, सर्विस ना सेम चीज़। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल हो, ठीक है? तो हमारी अगर जो हमारा जिस तरह से यूज़र है, कस्टमर जो है हमारा, 1 कस्टमर कह लें, 2 कस्टमर कह लें, तो जो एक कस्टमर है हमारा वो एक सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच हो। पहले मैं आप लोगों को ज़रा साथ में समझा देता हूँ कि पबसब होता क्या है। अच्छा, पबसब ये होता है कि यार पबसब में ना एक होता है पब्लिशर, समझ लें जिस तरह न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर के पब्लिशर्स जो हैं वो एक होता है, ठीक है? एक पब्लिशर है।
उसने न्यूज़पेपर पब्लिश किया। पब्लिशर किस पे पब्लिश करता है? डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है? डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं। लेट्स से एक कोई मैगज़ीन है, एक इनका स्पोर्ट्स का कोई है जर्नल और एक इनका न्यूज़ का है। तो इनको हम कहते हैं टॉपिक्स। इनको हम कहते हैं टॉपिक्स। टॉपिक्स सारे, ये टॉपिक 1, टॉपिक 2 और ये टॉपिक 3। अब जो सब्सक्राइबर, अच्छा ये मैं आपको एक पूरा पबसब का मॉडल समझा रहा हूँ और इसका नाम मैंने आपको बता दिया है कि जीसीपी में इसका नाम होता है पबसब, एडब्ल्यूएस में इसका नाम होता है एसएनएस और एजर में इसका नाम होता है आईओटी हब, ठीक है? अच्छा, अब जो सब्सक्रिप्शन होती है बेसिकली ये है पब्लिशर। ओह फिर बैड हो गया। पब्लिशर और जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं बेसिकली, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो बेसिकली एंड यूज़र है जिसने टॉपिक्स को रीड करना है, या जिस तरह से अखबार है अगर कोई, तो जिसने अखबार पढ़ना है तो वो इन टॉपिक्स के साथ अपनी सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लेता है। ओह सॉरी, क्या मसला है यार? अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लेता है एक यूज़र, और फिर वो उस सब्सक्रिप्शन से ही चीज़ें रीड कर सकता है उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो लेट्स से अगर मेरा यूज़र 1 है तो मेरा यूज़र 1 लेट्स से सब्सक्रिप्शन 1 पे कनेक्ट हो गया टॉपिक 1 के साथ, ठीक है? अब जो इस सब्सक्रिप्शन पे मैसेजेस आएंगे इस टॉपिक के थ्रू, यूज़र 1 मेरा वो देख सकता है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मैं एक और सब्सक्रिप्शन बनाता हूँ और ये मेरी है यूट्यूब, ठीक है ना? अब जो मेरा टॉपिक 1 है, टॉपिक 1 में मैं फर्दर क्रिएट कर सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन टाइप्स कौन सी हैं, मैं किस सब्सक्रिप्शन को क्या चीज़ सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे सब्सक्रिप्शन चीज़ देख ले, सब्सक्राइबर मेरा वो चीज़ देख ले, ठीक है? तो अच्छा, अब इसमें जो मैं समझ रहा हूँ वो हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको मॉडल कर सकते हैं कि लेट्स से अगर हमारा एक कस्टमर है, सॉरी क्या हो गया, एक हमारी कोई शॉप है जिसने ऑर्डर डाला थ्रू वेबसाइट, ठीक है? थ्रू वेबसाइट उसने अपनी सारी लोकेशन डाल दी, अपना इन्फॉर्मेशन डाल दिया, वटेवर जो भी सारा कुछ डाल दिया। तो उसने ये डाला तो एक टॉपिक में लेट्स से हमने बीइंग दी एडमिन या बीइंग पब्लिशर जो भी आप कहना चाहें, हमने ये चीज़ रियल टाइम में शॉपकीपर से ली, ठीक है? और जब हमने ये चीज़ शॉपकीपर से ली तो हमने इसका एक टॉपिक बना दिया इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इस शॉप 1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने इसका एक टॉपिक बना दिया, ठीक है? अब ये जो टॉपिक, अच्छा अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये जो सब चीज़ें हो रही होती हैं ना, ये स्टोरेज के साथ टू सम एक्सटेंट कनेक्टेड होती हैं, ठीक है? ये चीज़ें हवाओं में नहीं होती, ये चीज़ें सब स्टोरेज के साथ कनेक्टेड होती हैं। हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं कि बैकएंड पे ये सब चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं आपके पास। अच्छा, अब ये जो हमारे पास शॉपकीपर 1 है उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने बना दिया एक टॉपिक 1, ठीक है? अब चूंकि ये एक B2B सर्विस है तो इसलिए मैंने जहन में आया कि अगर एक शॉपकीपर है तो वो हर दिन तो एक तकरीबन या हर 2 दिन बाद तो ऑर्डर डाल रहा है, राइट? क्या कहते हैं अब्दुलरमान, है ना? जी, जी। मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बना के और एक टॉपिक डाल देता हूँ इस S1 के नाम से, तो मुझे पता चल गया कि यार अच्छा मेरे जो पोर्टल है उस पे एक शॉपकीपर आ गया, ठीक है? और उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? अब लेट्स से मेरे पास 100 राइडर्स हैं और कभी कोई राइडर जा रहा है U1 के पास, कभी कोई जा रहा है U2 के पास, तो राइडर्स मैंने असाइन नहीं किए हुए कि इसने इसके पास जाना है या इसने इसके पास जाना है। तो मैं ये कर सकता हूँ, जो मेरे जहन में आइडिया आ रहा है, हम ये कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम टॉपिक 1 में जब भी शॉपकीपर 1 लेट्स से डे 1 में अगर उसने ऑर्डर डाला कि हाँ मुझे लेट्स से 100 लेस के पैकेट्स चाहिए, ठीक है ना? 100 लेस के पैकेट चाहिए, तो हम लोग ये मैसेज पुश करेंगे अपनी टॉपिक पे, बीइंग दी एडमिन बीइंग पब्लिशर, हम ये पुश करेंगे और जो राइडर अवेलेबल होगा, जो हमारे ऑब्वियसली पोर्टल में हमारे पास फ्री आ रहा होगा, अवेलेबल आ रहा होगा, उसको हम फर्दर पुश कर देंगे उस राइडर के पास वो डाटा, और साथ ही हमारा डाटा जो है वो डेटाबेस में हो जाएगा अपडेट। क्या ख्याल है?
क्योंकि इससे होता पता है क्या है? जो मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा, ये वैसे बात समझ आई है, अगर कोई नहीं क्लियर तो आप लोग पूछें यार, मुझे पता है ये काफ़ी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन अगर कहीं पे मैं अगर ज़्यादा स्पीड में जा रहा हूँ तो आप लोग रोक के मुझसे पूछें कि नवाज़ भाई ये किस तरह से किया है, क्या किया है, बिकॉज़ ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड सीन है अभी तक? लग तो रहा है मौज भाई। लग तो रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा अ, अब इस यूज केस में इस सर्विस का अल्टरनेटिव क्या है कि अगर हम ये ना यूज करें? अच्छा लेट्स से अगर हम ये यूज़ नहीं करते, अब मिसाल के तौर पर अगर हम बहुत सिंपल रखते हैं ना, तो हमारे पास ये ऐप है, इस ऐप में एक फ्रंट एंड होगा, एक फ्रंट एंड होगा, एक हमारे पास बैक एंड होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी बैक एंड में हैंडल हो रही होंगी, तो हमारी जो ऐप है वो डायरेक्टली डीबी के साथ कनेक्ट होगी, और ये हम डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं लेट्स से, तो हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है कि हम ये चीज़ यूज़ करें, एक नंबर वन चीज़। लेट्स से दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम कहते हैं कि नहीं यार, हमारी एक जो कम्यूट मशीन है, ठीक है, हमारी एक कम्यूट मशीन पे सारा जोर ना आए, तो हम ये कर सकते हैं कि हम फ्रंट एंड को एक मशीन पे चला सकते हैं। ये बहुत सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस, ठीक है, एक मशीन पे चला सकते हैं, अपने बैक एंड को एक मशीन पे चला सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि हमारा बैक एंड अगेन बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग 9 to 5 आवर्स, सॉरी 9 to 5 जो टाइमिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 9 to 5 के ड्यूरेशन में इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम ऑटो स्केलिंग पे इसको लेट्स से 2 मशीनें चला देते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या हम ये भी कर सकते हैं कि चूंकि हमारे पास पूरा दिन अगर 100 ऑर्डर हैं, और जो शॉपकीपर्स हैं वो सुबह ही सुबह ऑर्डर कर देते हैं, जो कि अमूमन आपने देखा होगा कि जब ये क्या कहते हैं B2B की इस तरह की सर्विसेज हो रही होती हैं, तो अमूमन सुबह के वक्त 12 से पहले पहले ऑर्डर टेकर्स ऑर्डर लेके चले जाते हैं और काम हो जाता है मोस्ट केसेस में। तो हमें पता है कि यार लोड ओवर द क्या कहते हैं ओवर द टाइम कंटिन्यूसली नहीं रहेगा एप्लीकेशन पे, वो सिर्फ तभी आएगा जब एक शॉपकीपर हमारे क्या इधर नहीं आएगा, एक शॉपकीपर हमारी ऐप के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है? तो ये एक इवेंट है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इवेंट ड्रिवन इस फंक्शनैलिटी को बना दें कि लेट्स से जब हमारा एक शॉपकीपर आता है और हमारी ऐप पे जो है वो हमारी शॉप पे आके, तो ऑनलाइन शॉप पे आके एक ऑर्डर प्लेस करता है, तो एक इवेंट इनिशिएट हो और उस इवेंट का रिजल्ट ये हो कि हमारे पास चीज़ पहुंच जाए, ठीक है? और लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस बेसिकली सर्वरलेस काम कर सकते हैं, ठीक है? लैम्डा फंक्शंस होते हैं आपके पास, जीसीबी में क्लाउड फंक्शन हो जाता है, सेम काम। एश्योर में आपके पास एक और सर्विस है, सर्वलेस के नाम से मेरे जहन से निकल गया, उसका नाम क्या है? कहने का मकसद ये काम तीनों का सेम, हाँ इंस्टेंट वो शायद। मौज भाई क्वेश्चन है। हाँ हाँ तैयब आप माइक खोल। मोहम्मद तैयब। शायद गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा तो अच्छा ये भी किसने पूछा था कि हम लोग इसको कोई और सोल्यूशन से कर सकते हैं, कि जिसके जवाब में मैंने फिर ये इवेंट ड्रिवन वाली बात बताई जी मैंने। थी। हमजा आप थे? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा अभी ना मैं एक काम करता हूँ कि मेरे ख्याल से मैंने आपको एक दो केसेस बता दिए कि लेट्स से हम इसको इवेंट ड्रिवन बना लेते हैं, तो हमारे पास लेट्स से अगर 100 ऑर्डर्स आने हैं एक दिन में, तो ये भी तो हो सकता है ना कि पहले घंटे में ही 100 ऑर्डर्स आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि लेट्स से हमारे पास 8 घंटे हैं और 8 घंटे में मिसाल के तौर पे हर घंटे कोई 3 से 4 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो हमारे और सिर्फ ऑर्डर के वक्त हमें हमारी एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है, अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन एक्सेस ही नहीं हो रही। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो इवेंट ड्रिवन वाली बात है वो हम ये कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन एक ईसी या कम्यूट सर्विस पे चल रही हो सुकून से, जैसे ही हमारे पास वर्कलोड आए कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक ऑर्डर आ गया, तो उस पर एक इवेंट ड्रिवन फंक्शन चल जाए, जैसे लैम्डा कहा हमजा ने भी सॉरी यार, हमारे पास एक फंक्शन चल जाए, वो एक पूरे प्रोसेस को चलाए कि लेट्स से क्या कहते हैं ऑर्डर डेटाबेस में अपडेट हुआ, फिर राइटर को अलॉट हुआ, फिर राइटर लेके गया, डिलीवरी कंप्लीट हुई, फिर डेटाबेस में वो चीज़ डिलीवर्ड हो गई। जब ये चीज़ हो तो वो इवेंट खुद ब खुद क्लोज हो जाए, ठीक है? तो लेट्स से अगर 1 घंटे में 3 इवेंट्स चल रहे हैं, तो हमारी तो बहुत गुड सीन है, हमारा 1 घंटे में क्लाउड फंक्शन या AWS लैम्डा या जो एश्योर में है
वो तो सिर्फ 1 घंटे में 3 दफ़ा चला, तो हमारी कॉस्ट तो बहुत नीचे आ जाएगी, ठीक है? तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो और कोई अगर किसी के ज़हन में कुछ हो, तो वैसे मेरे ज़हन में ये इवेंट वाली चीज़ अभी आई, और अगर कोई पर्सपेक्टिव हम छोड़ रहे हैं, और क्या चीज़ हो सकती है इसमें? हमज़ा, आपका कोई क्वेश्चन था? मतलब और हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं? लेट्स सी। आई थिंक सो ये 2-3 तो यूज़ केसेस मेरे ज़हन में भी काफ़ी क्लियर आ रहे हैं कि हम इस तरह से काफ़ी काम सुकून से कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो ये B2C होती तो फिर काम थोड़ा डिफरेंट हो सकता था, लेकिन चूँकि ये B2B है, तो हमें पता है कि हमारी ट्रैफ़िक कितनी होनी है, और हमें पता है कि हमारी ऑर्डर्स की क्या कहते हैं क्या रेशो होगी, कितने हमारे पोर्टल पे हमारे साथ शॉपकीपर्स अटैच हैं, तो हम उस हिसाब से अपनी जो है ना मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये 2-3 सॉल्यूशंस अभी के लिए। अगर आप लोगों को बीच में कोई और ज़हन में चीज़ आती है, तो बीच में ही आप लोग बता दीजिएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हम बोलें, ना बोलें, जो भी है, ठीक है? अब ज़रा हम ये जो हमने 2-3 सॉल्यूशन निकाले हैं ना, इसका हम ज़रा प्राइसिंग करके देखते हैं कि हमारी प्राइसिंग क्या बनेगी यार। पहले ज़रा हम इनकी सर्विसेज देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सर्विसेज आएँगी। आ गया, ये रहा। अच्छा, अब हमें पहले चाहिए कम्यूट। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसकी कम्यूट सस्ती पड़ती है हमें। EC2 आ जाती है एक सबर, EC2 आ गई, इधर से कम्यूट आ गया हमारे पास, कम्यूट इंजन, कम्यूट इंजन आ गया, और यहाँ से एज़्योर की वर्चुअल मशीन आ गई, एज़्योर की। आ गया। अच्छा, अभी जो आपको मैंने, अच्छा ये जो मैं बेसिकली यूज़ केस आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ ना, ये कोई स्पेसिफिक किसी क्लाउड के साथ नहीं है, क्लाउड एग्नोस्टिक है। तो हम लोग अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से कंपैरिजन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, या अगर हम एक ही में रहें तो हम कैसे करेंगे, लेकिन अभी हम ज़रा प्राइमरीली इस चीज़ को देख लेते हैं। तो लेट्स से आपने किसी भी सर्विस का करना है, तो तीनों क्लाउड जो मेजर क्लाउड्स हैं उनमें आपके पास प्राइसिंग कैलकुलेटर आपको मिल जाता है, चाहे ये इसका हो GCP का हो, चाहे वो AWS का हो, चाहे वो एज़्योर का हो। तो आप यहाँ से करके उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अब इसका एस्टिमेट जो है ना थोड़ा टाइम लगाता है। सबसे तेज़ एस्टिमेट जो आजकल भी मैं कर रहा हूँ वो है इसका GCP का, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से काम करता है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कम्यूट इंजन, आ गई। अच्छा, अब हमें कितनी इंस्टेंसेस चाहिए? लेट्स से एक इंस्टेंस चाहिए, और व्हाट आर दीज इंस्टेंसेस फॉर, तो इसमें हम ऐप कर लेते हैं, ऐप वेबसाइट दोनों डाल लेते हैं। और हमें चाहिए कौन सी करें यार, ये कर लेते हैं सिंपल। हाँ, डेबियन सही है। ये रखते हैं, ओके। और प्रोविजनिंग मॉडल हमारा ठीक है, रेगुलर रखते हैं, स्पॉट नहीं रखेंगे। स्पॉट प्रोविजनिंग ये होती है कि उसकी ना स्पॉट VMs वो होती हैं, या प्रीएम्प्टिव VMs भी इनको कहते हैं, जो सिर्फ तब हैं जब इनका काम होता है, अदरवाइज ये डाउन होती है। मतलब जैसे अगर आपने एक पाइथन का स्क्रिप्ट चलाई हुई है, ठीक है ना, और ये एक इंस्टेंस पे चल रही है, तो लेट्स से जैसी वो स्क्रिप्ट बंद होगी ना, तो ये लेट्स से इसका डाउन टाइम है 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड बाद VM खुद बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी ऐप चलती रहे, हमारी वेबसाइट चलती रहे। तो हम स्पॉट नहीं रखेंगे, हम रेगुलर VMs रखेंगे, ठीक है वो। और जनरल फैमिली इसको रखेंगे कि हमारे पास ऐसा हमारी कोई कम्यूट भी अभी हम नहीं रखना चाह रहे, अभी हम सिंपल देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी सीरीज़ E2 रखते हैं। ये सीरीज़ क्या है बेसिकली, अगेन स्पेसिफिकेशंस में आ जाता है कि इसकी जो है ना वो फर्दर चीज़ें क्या होती हैं। इसमें हम लोग मीडियम रख लेते हैं, आई थिंक सो मीडियम सही रहेगी, क्योंकि हमारे पास बूटेबल डिस्क परसिस्टेंट रखते हुए हैं। डिस्क का साइज़ कितना रखें? 10 GB काफ़ी होगा मेरे ख्याल में, 10 GB की इसकी वो है लिमिट है, शायद 1 की भी हो, हाँ 10 GB है। तो मिनिमम अभी रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा GPUs हमें चाहिए नहीं, इनेबल कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंशियल वाला सीन भी नहीं है, GPUs आन, ठीक है। यहाँ पे हम इसका लोकेशन, अच्छा अब ये चीज़ आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि कुछ लोकेशंस, कुछ रीजन्स ऐसी हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो पुराने रीजन्स हैं जिस पे एक्सटेंसिव लोड है पहले से ही। लेट्स से अगर एक रीजन उसमें 100 सर्वर्स हैं और 90 सर्वर्स, मिसाल दे रहा हूँ एक बहुत रैंडम सी मिसाल, कि 90 उसमें से सर्वर्स पहले से ऑक्यूपाइड हैं या हैवी वर्कलोड उस पर चल रहा है, तो जो बाकी 10 बचे हुए हैं उसके लिए आपको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली।
और जो ज़रा ये मिडल ईस्टर्न के मीनैप रीजन के जो डाटा सेंटर्स हैं, इसमें रिलेटिवली सस्ती चीज़ें होती हैं। वैसे तो हमें, अगर हम इंडिया वाला देखें तो हमें मुंबई वाला भी बहुत सस्ता पड़ेगा जीसीपी का, लेकिन मेरे ख्याल में वो हमारे लिए मना है, हम उसमें कर नहीं सकते, चीज़ें नहीं रख सकते, व्हाटएवर जो भी है। तो लेट्स से अभी हम कोई भी रख लेते हैं, आयोवा वाला रख लेते हैं। आयोवा भी मेरे ख्याल में ये अभी रिसेंटली बना है, तो इसकी प्राइसेस थोड़ी सस्ती हैं। इंस्टेंसेस यूजिंग एफीवर्मल पब्लिक आईपी, कितनी हमारी एक्सेसेस होंगी, तो हमारी जो वीएम है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगी। ठीक है, अभी हम रखते हैं कि हम एक ही EC2 से काम करते हैं। लेट्स से अगर हमने जो ये वाला हम काम कर रहे थे कि हमारे पास एक EC2 से हम काम चलाते हैं, अभी हम ये करते हैं, ठीक है ना। अभी इसकी हम प्राइसिंग निकालते हैं कि ये हमें कितनी प्राइसिंग देगी, फिर हम एक DB लगाएंगे साथ, और एक हम करेंगे स्टोरेज, सिंपल, ताकि हम एक ओवरव्यू लेंगे हमारे पास कितनी प्राइस आ रही है। इंस्टेंसेस यूजिंग, क्योंकि एक ही इंस्टेंस है हमारे पास तो हम एक ही रखते हैं। इंस्टेंसेस यूजिंग स्टैटिक पब्लिक आईपी, ये भी हम 1 रखते हैं। कमिटेड यूजेज जिसकी कितनी है, लेट्स से 1 ईयर रख लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना करना पड़ेगा, मिनिमम एक बढ़ानी पड़ेगी मेरे ख्याल में। अच्छा, कितनी बनेगी इसकी, 0 कर लेते हैं, हमेशा कम होती है। अच्छा ओके, इसको अगर हम 2 करेंगे तो उस पर आ जाएगा 1, ठीक है, बदतमीजी है। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये है कि एक इंस्टेंस पे ना पर इंस्टेंस आपको पास एक ही मिलती है, मतलब एक हमारे पास अगर इंस्टेंस है तो हम एक ही आईपी निकाल सकते हैं, या तो वो एफईमर्मल पब्लिक आईपी होगी और एक स्टैटिक आईपी होगी, इसमें से हम कोई एक चला सकते हैं। तो चूँकि अभी हमें क्या कहते हैं, सिर्फ बेसलाइन देखनी है, तो हम इसको 0 ही रखते हैं। और नंबर ऑफ नोड्स, अच्छा इसमें जो है ना, ये नंबर ऑफ नोड्स, ये जो ईग्रेस या इनग्रेस होता है ना, बेसिकली ये इसलिए होता है कि आपने क्रॉस रीजन कनेक्टिविटी बनानी हो। लेट्स से फॉर इंस्टेंस, अगर आपका यूज़र अमेरिका में बैठा है, आपका शॉप में जिसने ऑर्डर डालना है वो अमेरिका में बैठा है, तो आपको अपना डाटा चाहिए, अपनी मशीन एक्सेसिबल अमेरिका में भी चाहिए, ठीक है ना। और चूंकि अभी हम ऑब्वियसली हमने रीजन अमेरिका का रखा है, तो हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि हमारी जो मशीन है वो अमेरिका में चल रही है। तो लेट्स से अगर हम पाकिस्तान से करते हैं तो हमें पाकिस्तान से डालना पड़ेगा, लेकिन हम इसको पाकिस्तान कर लेते हैं, पाकिस्तान नहीं करते हम, कहाँ गया वो लोकेशन, कहाँ गई, इसको हम मिडल ईस्ट कर लेते हैं। मिडल ईस्ट कहाँ था वो, उसका था कतर का था शायद, हाँ गया एक मिनट, हांगकॉन्ग, ओसाका, दिल्ली, जकार्ता, सिडनी, या हम ये ताइवान भी कर सकते हैं, ताइवान भी हमारे करीब पड़ता है। सिंगापुर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर हम अमेरिका कर रहे होते तो फिर हम लोग यहाँ से बैठ के जो है ना ये ईग्रेस और इंग्रेस इनेबल करते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉस रीजन कनेक्टिविटी है वो अच्छी से बने और उसका गुड सीन हो जाए। और ये हम लोग, अच्छा अब ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको परसिस्टेंट डिस्क जो उसकी स्टोरेज है, पहले तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसका हमें ज़रूरत नहीं है, और हम इतने ही पे चाहते हैं, अभी हमें सिर्फ इंस्टेंस की कम्यूट देखनी है। हम इसको एस्टिमेट करते हैं, तो हमारे पास तकरीबन $21 है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं $21, ये $21, यानी हमारी एप्लीकेशन है, उसका फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ एक जो है ना वो वर्चुअल मशीन पे चल रहा है, वही फिर आगे फर्दर एक्सेस करेगी DB। अब हमें चाहिए एक रिलेशनल डाटाबेस, तो अगर लेट्स से मुझे नहीं पता कि मेरे पास रिलेशनल डाटाबेसेस कौन सी हैं इन GCP, मिसाल दे रहा हूँ, GCP का हमने प्राइस कैलकुलेटर खोला हुआ है, तो हम वही कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास ये और लिंक्स होते हैं, इनको भी आप बेशक पढ़ लिया करें, लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, मैं हमेशा उसको ही प्रेफर करता हूँ, तो आपने हमेशा उसको ही पढ़ना है। तो गूगल क्लाउड डेटाबेसेस, इसको खोलते हैं कि इसमें भाई हमें क्या क्या बता रहा है। ओके, एक हमारे पास है क्लाउड SQL, जो कि है सिंपली माइग्रेशन टू क्लाउड SQL, फुली मैनेज MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर्स हैं हमारे पास। अच्छा, यूज़ केसेस क्या है इसके, ई-कॉमर्स एंड वेब SaaS एप्लीकेशन, अगेन जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्लाउड SQL अच्छा रहेगा सीन। लेकिन लेट्स से अभी हम और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। अलायर DB फॉर PostgreSQL, ये नहीं हमारे पास बनेगी, क्योंकि ये एंटरप्राइज वर्कलोड्स के लिए है, और ये PostgreSQL है जो कि हमारे काम का नहीं बनेगी। क्लाउड स्पैनर है, क्लाउड स्पैनर बेसिकली इसलिए यूज़ होता है बिकॉज क्लाउड SQL, अच्छा क्लाउड SQL ही की फर्दर कैटेगरी है क्लाउड स्पैनर, और ये जो है ना इसमें आपके पास वो होता है, क्या कहते हैं, माइग्रेशन इनेबल्ड होती है, इसमें आपके पास क्रॉस रीजन चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, तो ये भी हमारे पास एक सीन बनता है। अच्छा, इसका और बेयर मेटल सॉल्यूशंस, ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा जाके वैसे देख लीजिएगा अगर आप लोगों को
इसकी काफ़ी कुछ समझ लगे तो वेरी गुड सीन है। एक है बिग क्वेरी। बिग क्वेरी अगेन हमारे पास जो है ना वो डाटा वेयर हाउसिंग के लिए और रिलेशनल डाटाबेसेस के मॉडल्स बिल्ड करने के लिए बिग क्वेरी एक तरह की समझ लें डाटाबेस सर्विस है जिसके अंदर हम कम्यूट कर सकते हैं, मतलब हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के साथ मिलके, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर अभी हम जो है, चूंकि अभी हमने रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी नहीं है, हमने इन वे करनी है, लेकिन हम वो EC2 में अपनी मशीन में ही कर रहे होंगे तो हम अभी उस पर नहीं जाते, हमें एक सिंपल SQL सर्वर चाहिए। तो हम यहाँ से एक SQL सर्वर की प्राइस अब निकालते हैं कि हमारे पास SQL सर्वर क्या होगा, ठीक है। चूंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ये कैटेगरी के रिलेशन है सारे, क्लाउड बिग क्वेरी भी आगे मैं इसलिए नहीं किया बिकॉज ये सारे NoSQL डॉक्यूमेंट डाटाबेसेस हैं, मेमोरी डाटाबेसेस हैं और ये सारा कुछ अदर चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ से आके निकालते हैं क्लाउड SQL की प्राइसिंग। क्लाउड SQL की सिंपल एंटरप्राइज प्लस, अच्छा नहीं एंटरप्राइज रखते हैं। अभी ना बेसिकली मैं आप लोगों को दो सॉल्यूशंस में प्राइसिंग के एतबार से ना डिफरेंट बताना चाह रहा हूँ। व्हाट आर दीज इंस्टेंसेस फॉर ऐप, नहीं हाँ ठीक है अपन रखते हैं इसको, व्हाट आर दीज इंस्टेंसेस फॉर ऐप पढ़ लेते हैं। डाटाबेस करेंगे, डाटाबेस रन होगा इस पर DB स्टैंडर्ड 1, ठीक है। इसका हम रीजन सिंगापुर कर लेते हैं जो हमने उधर रखा हुआ है, शिट सिंगापुर ये ठीक है। और आपके पास स्टोरेज प्रोविजन कितनी रखें हम, इसको 10 GB कर लेते हैं। बैकअप साइज़ अभी हमें लेट्स से 5 GB आएगा मेरा नहीं ख्याल, 10 GB होता है इसका मैंने माना। कमिटेड यूजेज 1 ईयर तक हम करेंगे और हम अब इसको करते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया गलती से, चलिए सब। अच्छा अब ये आ गई आपकी जी क्लाउड SQL फॉर MySQL सर्वर के लिए, ये इसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। एंटरप्राइज लेवल है, एक इंस्टेंस है, उस एक इंस्टेंस पे आप लोग सिंगापुर में होंगे। टोटल आवर्स पर मंथ आपके 730 हैं, एक ईयर की कमिटमेंट है आपकी, DB स्टैंडर्ड 1 है और इसमें आपके पास 54.71 USD का डाटाबेस बन डॉलर बिल बन जाएगा। अच्छा इसको भी हम रहने देते हैं, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो इसको हम रिमूव कर देंगे बाद में। तो अभी तक हमारे पास कितना बिल बन गया यार, 21.9, 22 कर लें और 22 और 54 622 और 54 76, नहीं $76 पर मंथ का अभी हमारे पास ये बन गया है। उसके बाद हम कहाँ थे, अब हम आ जाते हैं जी अगली चीज़ पे, स्टोरेज पे। तो GCP की जो स्टोरेज है वो सिंपल है, क्लाउड स्टोरेज होती है। और आप में से बताया कितनी हम स्टोरेज रखें, कितनी होनी चाहिए, एनीथिंग। अच्छा एक चीज़ इसमें से काम की बता दूं मैं कि ये तीनों क्लाउड सर्विसेज में चीज़ें हैं कि स्टोरेज की ना कैटेगरीज होती हैं। एक स्टैंडर्ड स्टोरेज होती है, एक नियर लाइन, कोल्ड लाइन, आर्काइव। ये स्टोरेज की जो कैटेगरीज हैं बेसिकली ये डिटरमिन करती हैं कि आपने कितना फ्रीक्वेंटली डाटा एक्सेस करना है। अब चूंकि हम रियल टाइम कह लें, हम लोग E-कॉमर्स देख रहे होंगे तो डे टू डे हमारा डाटा रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, तो हम जाएंगे स्टैंडर्ड में। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि यार हमारा जो डाटा रीड और राइट है वो आफ्टर 30 डेज हो रहा है, तो फिर हम सिलेक्ट करेंगे नियर लाइन। नियर लाइन की प्राइस कम है। अगर मैं कहता हूँ कि यार नहीं मेरा डाटा तो 60 डेज़ में जो है ना वो 60 to 90 डेज़ में रीड या राइट होता है, ठीक है, एक्सेस होता है, तो मैं जाऊँगा कोल्ड लाइन में, उसकी प्राइस और कम है। और लेट्स मैं कहता हूँ कि यार अभी मैं सिर्फ डाटा डंप कर रहा हूँ स्टोरेज में, उसको मैंने रीड नहीं करना, राइट नहीं करना, बस मैं उसमें डाटा डंप करी जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेट्स से पूरे एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक मैंने डाटा डंप करना है और फिर मैंने उसको साल तक एक्सेस नहीं करना, वो होगी आर्काइव और वो सबसे सस्ती होती है। तो हम लोग अभी चूंकि हम लोग डाटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस और कर रहे होंगे तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड और अगेन सिंगापुर। अच्छा टोटल अमाउंट ऑफ स्टोरेज 10 GB रखते हैं हम। क्लास ए ऑपरेशंस पर मंथ कितने हम रखें, 100 ऑपरेशंस पर डे है तो 100 इंटू करें 3 लाख हो गया, सॉरी 30,000, 30,000, ठीक है। अगर हम 100 ऑर्डर्स रखें पर डे के एतबार से, इसको हम क्लास बी नहीं रखते सारे, ये क्लास ए क्लास बी होता है कि प्रायोरिटी लिस्टिंग में कितनी चीज़ें हों। अच्छा इंग्रेस अगेन नेटवर्क हमें चाहिए नहीं बिकॉज हमारे पास हम जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहीं पे हमें चाहिए, ठीक है ना, तो उसका मसला नहीं है, इसको हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, 0 रखेंगे सब कुछ। इसको वैसे रीजन हम डालना, इसको हम हाँ ठीक है गुड सीन है। अच्छा जब हम इसकी एक स्टोरेज लेते हैं, स्टोरेज कहाँ गई हमारे पास, ये आ गई, ओह अच्छा 30 मिलियन हो गया, अच्छा गलत हो गया सही, वो मेरे ख्याल में मिलियन में सेट था, मिलियन है पर मिलियन।
तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट कितना बन जाएगा, 30 मिलियन है, 0.03, 3 मिलियन इज 30 एंड देन यस, यस ठीक है, आई थिंक सो इतना ही बनेगा, इसके करीब बनेगा, नॉट टू एस्टिमेट। ठीक है, $0.035 कम्यूट आ गया, स्टोरेज आ गया, क्लाउड सीक्वल आ गया। अब हमारे पास कितनी बनी यार, हमारे पास 76 बन रहा था और ये हम 77 लगा लेते हैं, $77 हमारे पास बना है एक सर्विस का। अच्छा इसका कितना था, 54 था इसका, और इसका 22 कर देते हैं, और इसका कर लेते हैं तकरीबन $1 लगा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब हम आ जाते हैं, जो भी हम हमजा से बात कर रहे थे कि लेट्स से हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर करते हैं, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन सिंपल EC2 पे चल रही होगी जिसकी बहुत मिनिमम यूजेज होगी, तो हम इसी को फर्दर कम करते हैं, ठीक है। तो हम इस EC2 में कम्यूट में जाते हैं और हम इस कम्यूट का रैम कम कर देते हैं, बिकॉज इसमें हमने क्या करना है, सिंपल होस्ट करना है अपना फ्रंट एंड और थोड़ा बहुत बैक एंड सा, तो हम इसको स्मॉल रखते हैं, ठीक है ना। हमारे बूटेबल साइज इसका 10 GB से कम होगा नहीं वैसे, बट स्टैंडर्ड रख देते हैं इसको। और ऐड सस्टेन यूज है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है सॉरी, ये हमें चाहिए नहीं, इसको हम उड़ा देंगे, ये ठीक है, एक मिनट इसको उड़ा दें, ठीक है, सस्टेन यूज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हैड टू एस्टिमेट कितनी हो गई हमारी कम्यूट की कॉस्ट, देखें हमारी कितनी हो गई है, ऑलमोस्ट आधी, $12, ठीक है। तो अगर लेट्स से अगर हम इवेंट ड्रिवन में जाते हैं, तो हमारे पास इवेंट ड्रिवन में क्या होगा, हमारे पास एक सिंपल EC2 होगी जिसमें हमारे पास कम्यूट है, ठीक है ना, इसको C से कर लेते हैं। कम्यूट है, उसमें सिंपल हमारे पास यूज़र आता है फ्रंट एंड के थ्रू, वो एक्सेस करता है बैक एंड को, जो कि हमने मेजर बैक एंड हमारा इसमें चल रहा होगा, लेकिन जो हमारा जो एक्सटेंसिव बैक एंड है जिसमें हमारा वर्कलोड डिफाइन होगा कि लेट्स से यूज़र आता है, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया, तो जो ऑर्डर प्लेस वाला काम होता है, समझ लें ट्रांजैक्शन ओपन की उसने, ट्रांजैक्शन मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपने इनिशिएट की और अब उसका एक प्रोसेस पूरा होना है, तो ट्रांजैक्शन ओपन हुई, ठीक है। तो अब यहाँ से एक इवेंट इनिशिएट होगा, और लेट्स से अगर हमने ये डिसाइड किया कि हमारा एक इवेंट एक दिन में 100 दफ़ा चलेगा, घंटे के एतबार से 3 दफ़ा चलेगा, और फिर वो इसी तरह से डेटाबेस को एक्सेस करेगा और डेटाबेस अगेन स्टोरेज से करेगी। तो मेरे ख्याल में स्टोरेज और डेटाबेस को हम नहीं छेड़ेंगे, वो हमारे पास इतना ही बनेगा हिसाब किताब उसका। तो DB हमारा जो है और ये हमारी स्टोरेज है, ठीक है। अच्छा और ये इवेंट है, तो लेट्स से अगर मैं इसमें अब कम्यूट डालते हैं, आ गया, ये था, यस। अच्छा अब जो सर्वरलेस लैम्डा फंक्शन क्या कहते हैं, हमजा आपने बात की थी, जो क्लाउड है GCP का, उसमें इसको कहते हैं क्लाउड फंक्शन, ठीक है। ओह कम्यूट हो गया, इसको कहते हैं क्लाउड फंक्शन। क्लाउड फंक्शन का नेम हम कुछ भी रख लेते हैं, फलाना प्रैक्टिस प्रैक रख लेते हैं, ये हमने सिंगापुर करना है, ठीक है। मेमोरी इसकी हम मिनिमम रखते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम पर फंक्शन इसको हम कितना रखें, लेट्स से हमारी एक ट्रांजैक्शन अगर तो लेट्स से चलती है, एक फंक्शन हमारा कितनी देर चलता है, 10 मिनट चलता है लेट्स से, ठीक है। और बैंडविड्थ पर फंक्शन इसको हम कितना रखें, क्योंकि प्रोसेसिंग होनी है तो इसको हम कर लेते हैं तकरीबन 5 MB से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज लेट्स से यूजर्स ने, शॉपकीपर ने अपना एक फील्ड फिल एक तरह का फॉर्म फिलअप करना है कि मुझे ये चीज़ें इतनी इतनी चाहिए, ठीक है ना, और वो जाके डेटाबेस में स्टोर होंगी, तो जो हमें बैंडविड्थ चाहिए होगी पर फंक्शन के हिसाब से वो 5 MB बहुत होगी, आई थिंक सो, बल्कि शायद ज़्यादा ही होगी। ट्रांसफर्ड आउट ऑफ योर, हाँ देखिए ना, द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर आउट ऑफ योर क्लाउड फंक्शन ईच टाइम इट इज़ इन्वोक्ड, तो कितना डाटा हमारा आगे पीछे जा रहा होगा क्लाउड फंक्शन में से पर टाइम इट इज़ इन्वोक्ड। इन्वोकेशंस पर मंथ कितनी होंगी इसकी, 30,000 होंगी, 30,000, या लेट्स से पर मंथ दैट यू एक्सपेक्ट टू, ठीक है 30,000 ही लिखा है मैंने, एक ज़्यादा हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1। अब हम डालते हैं इसको, एस्टिमेट करते हैं, देखिएगा इसका कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है।
ये देखें ये आ गया $18, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे, अभी मैं थोड़ी सी चीज़ करता हूँ, फिर मैं ना आप लोगों की इसको थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा कि अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जाऊँगा या करना चाहूँ तो मैं किस तरह से करूँगा, ये वाया SDK लाइब्रेरी जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम उस तरह से करना चाहेंगे, तो वो हम किस तरह करेंगे। लेकिन ये एक चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें अभी ये अप्रोच है, हमने यहाँ पे अप्रोच डिफाइन की थी कि हम लोग हर दिन 100 दफ़ा फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है, 100 दफ़ा, तो 30 दिन है हमारे पास, 30,000 दफ़ा हो गया, अंडरस्टैंडेबल बात है। अरे नहीं, हाँ ठीक है, सही है, और सही। अच्छा ये हो गया सीन। उसके बाद लेट्स से अगर मैं कहता हूँ यार कि हमने हर दिन ये फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा चलाना है 9 से 5, उसका क्या हिसाब होगा, तो लेट्स से वो देखते हैं क्या है। तो हमारी जो इन्वोक है वो कितने फंक्शन, एक फंक्शन कितनी दफ़ा इन्वोक होगा, सिर्फ 30 दफ़ा इन्वोक होगा, लेट्स से 30 दफ़ा इन्वोक होगा। अब इसकी देखते हैं कॉस्ट क्या बनेगी, ये देखें 1.92, ये आपको फ़र्क समझ आया। बेसिकली सीन ये होता है कि जब आप लोग क्लाउड फंक्शन में या सर्वरलेस में प्राइस कम होती है जितनी कम दफ़ा फंक्शन इन्वोक होता है, ठीक है, और प्राइस ज़्यादा होती है जितनी ज़्यादा दफ़ा फंक्शन चलता है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज पीछे इसकी भी कम्यूट ही चल रही होती है। जो सर्वरलेस का या लेमडा का कॉन्सेप्ट है कि वो सर्वरलेस होता है, तो वो सर्वरलेस नहीं होता, उसके पीछे भी माइक्रो वीएम्स चल रही होती हैं जो सिर्फ उस फंक्शन को या उस वर्कलोड को या उस कोड को या उस स्क्रिप्ट को, जो भी आप कहना चाहें, सिर्फ उसको चलाने के लिए जितनी भी नेसेसरी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसकी वो एक वीएम बनाता है बैक एंड पे और वो उसको चलाता है। तो लेट्स से अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरा 1.92 बना है, अगर मैं इसको हर दिन 9 से 5 जो कि हमारी एप्लीकेशन का क्रूशल टाइम है उस वक्त चलता है, तो इसकी मेरे पास आ गई $2 कॉस्ट, ये मेरे पास आ गया $2 का, ये मेरे पास आ गया $12 का, ठीक है, और ये हम उतना ही लगा लेते हैं, ये 54 लगा लेते हैं और ये हम 1 लगा लेते हैं। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि ये जो कॉस्ट है कितनी पड़ गई हमारे 55 और 14, 69, $69 ये था, ठीक है, और ये कॉस्ट कितनी हमें पड़ी है 21, 54 एंड 1, सॉरी 22, 54 एंड 1, ये हमें पड़ गई $77। ये $77 है। ये जो फ़र्क है ये कितना फ़र्क है, $8 का फ़र्क आपको आया है सिर्फ 100 शॉपकीपर्स पे। लेट्स से अगर आपके 1000 हैं तो कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें। लेट्स से अगर आपके 10,000 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो $8, $80, $800, $8,000, ये फ़र्क इस तरह से चेंज होता है। तो आपने ये चीज़ मैप आउट करनी होती है कि मेरी एप्लीकेशन का पोटेंशियल क्या है, कि हमने कहाँ तक जाना है और हम किस तरह से काम करेंगे। तो लेट्स से अगर मेरे पास 1000 ऑर्डर, अभी मेरे पास 100 ऑर्डर्स है ना एक दिन में जो 9 to 5 चल रहा है, तो मेरी ये कॉस्ट आ रही है 1.25। लेट्स से मेरे पास 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, तब भी मेरा फंक्शन एक दिन में एक दफ़ा ही चल रहा है, 30 दफ़ा ही चल रहा है। लेकिन अगर मैं हम पिछले वाले स्ट्रक्चर पे जाएं, जब हम कह रहे थे कि यार हम हर दिन इसको सिर्फ 3 दफ़ा चलाएंगे, जब जब ऑर्डर आ रहा है, या लेट्स से जितनी दफ़ा ऑर्डर आ रहा है सिर्फ हम उतनी दफ़ा चलाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास पर मंथ के क्या कहते हैं इन्वोक करना बढ़ जाता है, और जब वो हमारा बढ़ जाता है तो हमारी कॉस्ट महंगी हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि यार ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम में, लेट्स से हम लोग मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं यार 9 to 5 नहीं है, 24/7 चलनी है एप्लीकेशन, तो हम क्या कहते हैं कि यार अगर तो हम लेट्स से हर इन्वोकेशन के बजाय हमने अपनी प्राइस कम करनी है, तो हम ये कहते हैं कि हम 12-12 घंटे की मशीन बना लेते हैं या 6-6 घंटे की मशीन बना लेते हैं, या 8-8 घंटे का फंक्शन चला लेते हैं कि हर 8 घंटे फंक्शन हिट हो तो वो इनेबल हो जाए, ठीक है, तो हमारी प्राइस कम हो जाएगी। ये कोई 100 डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। अगेन ये आप जिस यूज़ केस में काम कर रहे हैं और जो आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम जिसके लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, वो डिक्टेट करता है, प्राइस डिक्टेट करती है, कॉस्ट डिक्टेट करती है, सब कुछ। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब ये जो आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि ये हम, किसी को आइडिया है ये हम लिंक कैसे करेंगे, चाहे इस मॉडल में हो चाहे इस मॉडल में हो, हम लिंक कैसे करेंगे ये दो सर्विसेज। वापस आता हूँ मैं, देखूँ तो सही कहाँ पे वहाँ। हाँ जी, एनीवन, हम ये चीज़ें लिंक कैसे कर रहे होंगे, ये सर्विसेज हम सारी लिंक कैसे करेंगे।
चूँकि ये इवेंट ड्रिवन फंक्शन है तो इसको कोई हिट करेगा, ठीक है ना? और फिर ये डीबी में जाके राइट करेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही होंगी? फिर ये डीबी अपडेट होगी, तो जो डीबी अपडेट होगी उसका कोड कहाँ चल रहा होगा? क्योंकि लेट्स से यहाँ से EC2 में हम सब काम हम अपना EC में कर रहे हैं, एक कम्यूट में कर रहे हैं। जब हम DB को करते हैं तो क्या DB इसी EC में ही हम DB को रीड और राइट करने का काम करेंगे? क्या करेंगे? और हर दफ़ा रीड के वक्त कनेक्शन बनाएंगे, फिर राइट करते वक्त हम जाएंगे, फिर अगेन अगला रीड करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर रीड करेंगे, ये करेंगे हम? या हम एक पाइपलाइन बनाएंगे? इसमें हम एक पाइपलाइन बनाएंगे। हम पाइपलाइन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। या हम एक और काम कर सकते हैं, ये बताने के बाद फिर हम लोग ना कोड पे ज़रा जाते हैं। एक और काम हम ये कर सकते हैं कि एक ऑप्शन है हमारे पास पाइपलाइन, ठीक है ना? तो जो GCP है उसमें जो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है वो आपके पास आता है थ्रू डाटा फ्लो के नाम से है एक सर्विस, उसको हम कहते हैं कि वो पाइपलाइनिंग हमारी कर देती है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी महंगी है कि उसको आप बहुत कम दफ़ा यूज़ करते हैं। बहुत ही हाई एंड जो एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आपका क्या कहते हैं, जो रेवेन्यू है वो बिलियंस में होता है, तब जाके आप मिलियंस में होता होगा, तब जाके आप जो है ना वो पाइपलाइंस इनिशिएट करते हैं। अदरवाइज अमूमन ये होता है कि आप एक और सॉल्यूशन ये बनता है कि आप एक और लेमडा चला दें या क्लाउड फंक्शन चला दें, जिस तरह से हमने यहाँ पीछे चलाया, जो कि इवेंट ड्रिवन होता है। और ये इवेंट तब इनिशिएट होता है जब कोई नया यूज़र आपकी एप्लीकेशन पे आया और उसने कोई प्रोसेस करना है, चाहे वो रीड करना है, चाहे वो राइट करना है। तो जो सारे कोड्स इन बिटवीन चलने हैं कनेक्टिविटी के, रीड राइट के, जो भी है, वो सारा काम आप एक सर्वरलेस फंक्शन में डालते हैं और तब उस फंक्शन को इन्वोक करते हैं जब आपके पास आपका क्लाइंट आता है। चूँकि जो आपकी पाइपलाइन होती है वो 24/7 जो है ना वो चलती है। आप उसको बंद कर सकते हैं, उसको आप उसको लिमिट लगा। अगर हम अपनी सारी सर्विस VPC में रखेंगे तो फिर ये पाइपलाइन करना मस्ट है फिर भी? नहीं, पाइपलाइन करना मस्ट नहीं है। पाइपलाइन करना कभी भी मस्ट नहीं है। इवेंट फंक्शन में डालना भी मस्ट नहीं है। मस्ट तो कुछ है ही नहीं। नहीं, वो कनेक्शन के लिए अगर VPC से कनेक्शन बीच में होगा नहीं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप VPC में भी रख रहे हैं इसको, तो आप क्लाउड फंक्शन के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, तब भी। बना तो सकते हैं, लेकिन कनेक्शन हाँ। VPC के अंदर खुद से नहीं होता थोड़ा बहुत? नहीं यार, मैंने VPC को यूज़ कम किया, बट मुझे जहाँ तक पता है कि आप जब VPC में लाइक फंक्शंस इवेंट जो क्लाउड फंक्शन है या सर्वरलेस किस तरह चलता है, आप जिस मर्जी सर्विस में काम कर रहे हैं, आपकी उस वक्त सर्विस चल रही है, उसमें आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कोड आपका चल रहा है। अगर आपने क्लाउड फंक्शन में कुछ भी करना है या AWS लैम्बडा में कुछ भी करना है, तो आपने उसका बस एंड पॉइंट हिट करना है, बस। उसके बाद बेशक आप VPC के थ्रू, आप जिस सेंस में बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं है आप किस सेंस में कह रहे हो कि हम लोग VPC में रहते हुए क्लाउड फंक्शन चला सकते हैं, लैम्बडा चला सकते हैं या नहीं चला सकते? आई थॉट कि VPC प्रोवाइड करेगा, VPC के अंदर हम कनेक्शंस करने में ईज़ी होगा डिफरेंट सर्विसेज में। मतलब वरना VPC का फ़ायदा क्या है? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, VPC जो है ना, जहाँ तक आप इस चीज़ को समझ रहे हो ना, VPC कनेक्शंस हम लोगों ने अमूमन VPC के थ्रू कनेक्शंस हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि जितने भी सारे जो आपके सर्विसेज होती हैं, लेट्स से अगर आपका डेटाबेस का सर्विस है, ठीक है, आप VPC के थ्रू बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे GCP की वो सर्विस दिखाऊँ ना, SQL की, SQL, रुकें, कंसोल में जाके दिखाते हैं आपको। तो आप बेसिकली ट्रैफिक को इनबाउंड कर देते हैं कि बस मेरे पास ये वाले IPs आएँ। तो लेट्स से जब आप अगर तो आपने VPC यूज़ नहीं करना और आप कहते हैं कि यार मैं बस सिंपली जो है ना वो इवेंट ड्रिवन में चलाऊँ काम अपना, और इवेंट ड्रिवन जो फंक्शन है आपका, जो लैम्बडा हो चाहे आपका कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना, डिपेंड नहीं करता। आप उसका जो URL की क्या कहते हैं वो होती हैं, क्या कहते हैं, जो उसके सबनेट्स होते हैं पूरे, वो आप अगर उसमें डाल दें तो आप उसको वाइट लिस्ट और ग्रे लिस्ट कर सकते हैं। शायद उसका आपको, अगर आपको आइडिया हो कि वाइट लिस्ट ग्रे लिस्ट क्या होता है, अगर मैं इसमें आपको सिंपल बना लेते हैं यार, क्रिएट इंस्टेंस, नहीं बनाई हुई थी इंस्टेंस यार।
एक मिनट आपको दिखाता हूँ। लेट्स से जब हम यहाँ जाते हैं, इसका भी आईपी आ जाएगा, कनेक्शंस में था, नेटवर्किंग में, और हम यहाँ पे जाके नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। तो जो आप वीपीसी का जो मेन मकसद होता है वो आप यहाँ से भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसका कोई क्या कहते हैं, कंपल्शन नहीं है कि आप वीपीसी यूज़ करें। जिस तरह से लोड बैलेंसर है, कंपल्शन नहीं है कि आप वो यूज़ करें। लोड बैलेंसर आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो मल्टीपल मशीन्स हैं ऑटो स्केलिंग वाले काम पे वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन लेट्स से अगर आप लोड बैलेंसर नहीं यूज़ करना चाहते और आप कहते हैं कि नहीं यार, मैं जो है ना वो सिंपल अपने रिसोर्सेज में बस बहुत कम है और मैंने लोड बैलेंसर की कॉस्ट अच्छी खासी है, आप कहते हैं मैंने उसमें नहीं जाना, मैंने बिल्कुल मिनिमम रखना है अपनी प्राइसिंग, ठीक है, तो आप उसको उस तरह से बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इतनी कंपल्शन नहीं है, आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन बन सकते हैं। पाइपलाइन वाला तो काम बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा हम इसके कोड साइड पे, जो मैं आपको कह रहा था कि एस डी केस अगर आप लोगों ने एस डी केस के साथ काम किया, तो एक प्राइसिंग परस्पेक्टिव से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लेट्स से अगर आप लोगों ने कहीं पे ये लिखा हुआ है कि क्लाउड फंक्शंस को हम 1 महीने में 30,000 दफ़ा इन्वोक करेंगे और आप उसको किसी तरह से कम करते हैं लेट्स से 300 पे, और आप उसको 30 पे कर देते हैं कि यार पूरा महीना हमारे पास पूरा दिन चले, लेकिन जो है ना वो एक फंक्शन चले या एक इवेंट चले, तो आप अगेन उसको प्राइसेस को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब अगेन इस डिपेंड कि आपके साथ हर चीज़ का ट्रेड ऑफ होता है। अगर आप उसको एक इवेंट फंक्शन को पूरे दिन के लिए चला रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ जाएगा। अब एग्जीक्यूशन टाइम पे आपको फिर कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन कितनी पड़ेगी, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा आगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हमें कम्यूट की चाहिए चीज़ें, क्या कहते हैं, कम्यूट इंजन, सॉरी, कम्यूट इंजन हमें चाहिए और हमने उसकी जो है ना वो उस पर काम करना है। तो कम्यूट इंजन, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये डॉक्स वाला पेज आ गया हमारे पास, जो कि बहुत काम का है। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है कम्यूट इंजन के बारे में, आप ये पेज खोल लेते हैं, आप सब कुछ सीख सकते हैं। इतना डिटेल्ड और इतना जो है ना वो ग्रैनुलर लेवल पे इसकी एक्सेस है। सेम चीज़ें अक्रॉस द क्लाउड है। अब चूँकि हमने एक के साथ प्राइसिंग इसकी देख ली है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी के साथ कर लें, बिकॉज हम अभी से ही 9-10 पे हो गए हैं, तो हम इसके साथ कर लेते हैं। क्लाइंट लाइब्रेरीज पे आते हैं, और लेट्स से मैं इस पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे आता हूँ, और मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ अपना VS, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फॉर इंस्टेंस, मैं आजकल चूँकि ज़्यादातर मैंने पाइथन में ही काम किया, तो ये आपको सब कुछ बताता है कि आपको जो नेसेसरी चीज़ें क्या कहते हैं इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, नेसेसरी लाइब्रेरीज जो भी हैं। ऑथेंटिकेशन आपने कैसे सेटअप करनी है, अब ऑथेंटिकेशन के एक अलग प्रॉपर पूरे हफ्ता लगा के जो है ना वो आर्किटेक्चर समझने वाली चीज़ है, बिकॉज ऑथेंटिकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर आप लोग बेसिक मेथडोलॉजी को क्या कहते हैं फॉलो करते हैं, तो आप लोग सिंपली जो है ना वो सेटअप कर लेंगे। इजी सीन है, इतना कोई इशू नहीं है। ये वाला 1-2 लिंक है इसके, सेटअप एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, तो ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ज़रा तो आगे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने एक्सेस कैसे करनी है चीज़ों को। अगेन हम गिटहब पे गए, यहाँ पे वैसे उसने सिंपल बताया हुआ यूजिंग क्लाइंट लाइब्रेरीज, ये है क्या सेटअप ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिस्ट इंस्टेंसेस आएगा, एडिशनल रिसोर्सेज, अच्छा ये तो उसकी आ जाएंगी, और यहाँ से हम आ जाते हैं इसमें। अच्छा, ये लिस्ट है, गेट है, क्रिएट, हमने क्रिएट करनी है इंस्टेंस यूजिंग पाइथन कोड। ये आ गई हमारे पास। जो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ना क्रिएशन के वक्त थ्रू कंसोल, कि प्रोजेक्ट की आईडी क्या होगी, जोन क्या आपने सेलेक्ट करना है, इंस्टेंस का नेम क्या होना चाहिए, आपकी जो मशीन टाइप है वो क्या होनी चाहिए, नेटवर्क कैसा होना चाहिए, सब नेटवर्क क्या होना चाहिए, सब चीज़ें जो आप कंसोल पे जाके क्या कहते हैं प्लेस इन करते हैं, वो ही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी डालनी होंगी, ठीक है। और आपने बस इस कोड को उठाना है यहाँ से। लेट्स से अगर मैंने सिर्फ क्रिएट चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं क्रिएट लूँगा, सिंपल create commute engine dot py. Oh, bad scene.
अच्छा खासा लंबा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ ना आए, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि जब तक आप करेंगे नहीं, अब यहाँ पे जिस तरह से डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट है, ये क्लाइंट क्या करता है, कैसे इसको सेटअप करना है, सारा कुछ, ये चीज़ें थोड़ी ट्रिकी होंगी आप लोगों की, थोड़ी ट्रिकी होंगी इन स्टार्ट, लेकिन जब तक आप इस पे काम करना शुरू नहीं करेंगे ना, आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है? ये यहाँ से करने की ज़रूरत क्या है? हम डायरेक्टली पोर्टल से क्यों क्रिएट नहीं कर लेते, फिर वहाँ पे वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करके वहाँ से वही से चला लें? हाँ, इसे ये आप लोग काम कर सकते हो। अभी आप लोग लर्निंग पर्सपेक्टिव में, चूँकि आपके पास अपना क्लाउड है, आप ओनर एक्सेस है आपके पास, तो आप कर सकते हो काम, ठीक है ना? अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ यूजिंग एज़्योर और थोड़ा बहुत जीसीपी, हम लोगों के पास कंसोल लेवल पे भी एक्सेस नहीं है, हम लोग सर्विस अकाउंट के थ्रू जाते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह से ये डॉट क्लाइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे डॉट क्लाइंट, तो इसके आगे मैं लगाता हूँ डॉट फ्रॉम सर्विस अकाउंट जेसन सर्विस अकाउंट जेसन फाइल। लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पे अपना एक कोड को, और फिर मैं यहाँ पे जेसन अकाउंट, जो जेसन फाइल है हमारी, जिसमें मेरे पास क्रेडेंशियल्स आते हैं, सॉर्ट ऑफ आप समझ लें एपीआई की या ऑथ टोकन जो होती है बेसिकली, उसके थ्रू मैं यहाँ पे जो भी फलाना जो भी नाम है उसके थ्रू मैं इसको पास करता हूँ और फिर मैं ये काम करता हूँ। क्योंकि मेरा जो आईडी है उस पर मुझे अलाउड ही नहीं है कि मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँ। सो लेकिन जैसे एडब्ल्यूएस में आईएएम है, तो उस फिर वो भी तो उससे पोर्टल में कर सकते हैं। उन्होंने हाँ, जितना हमें अलाउ किया हो पोर्टल में, तो जो चीज़ वैसे चल सकती है वो पोर्टल में भी चल सकती है। चल सकती है, लेकिन जब आप सर्विस अकाउंट के थ्रू जाते हैं ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आपकी कंपनी ये भी कर सकती है कि वो आपको आपका रोल असाइन कर दे आईएम के थ्रू, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो ये कर सकते हैं। जीसीपी में ये काम है, एज़्योर में भी काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको क्लाउड में जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको कहेंगे कि यार आप कंसोल से जाके चीज़ें क्रिएट करें, बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज उनको कोड चाहिए होता है। बिकॉज लेट्स से अगर उन्होंने सिर्फ आपसे काम नहीं कराना, आप उस कंपनी में 1 साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, लेट्स से फिर आपने जाना है ना, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है उनकी, अब जिसमें फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो हम लोग दूसरी कंपनीज को सॉल्यूशंस बना के देते हैं और हम लोगों का उनके साथ 5 से 6 साल का प्रॉपर मेंटेनेंस का पीरियड होता है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग लेट्स से एक बंदा कंसोल पे जाके सारे काम कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड सीन है। अब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो एक उस बंदे को पता है जिसने अकाउंट सेटअप किया है। ऐसा नहीं होता, हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम होता है कि लेट्स से जो कोड है उसके साथ लेट्स से ये चीज़ मैं जब छोड़ के जाऊँगा तो मैं ये चीज़ सारी पास ऑन करूँगा कि यार ये चीज़ इस तरह से होगी। तो लेट्स से अगर उनका कोई इशू आता है तो आप यहाँ से आके सॉल्व करोगे, कंसोल से जाके भी सॉल्व हो सकता है, यू आर राइट, उधर से सीएलआई से जाके भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन मेरा आप लोगों को ये यहाँ से करने के लिए इसलिए मशवरा है बिकॉज आप लोगों को समझ आएगी कि ये चीज़ें बैक एंड में किस तरह हो रही हैं। कंसोल से करने का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, कहाँ गया वो, ये जो हमने खोला हुआ था यहाँ पे डॉक्स खोले हुए थे, इसमें हम CLI से भी कर सकते हैं बहुत सिंपली से। ये है, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है, और आपका सारे काम हो जाएंगे। सब कुछ उन्होंने बना बनाया आपको दिया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंसोल पे भी, लेट्स से आपको कंसोल की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना, CLI पे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो मैंने तो यही देखा है इंडस्ट्री में, जब आप स्टार्ट करते हैं तो दे डोंट गिव यू कंसोल एक्सेस कि आप कंसोल के थ्रू जाके काम करें, नहीं देते वो। अब एक मेरा अकाउंट है ये, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मेरा अकाउंट है ये, मेरे पास इस अकाउंट के थ्रू बहुत लिमिटेड एक्सेस होगी, वो नहीं देंगे एक्सेस, नहीं मिलती एक्सेस, जहाँ तक मैंने देखा 4-5 कंपनीज में जिसमें मेरे दोस्त भी हैं, सीनियर्स भी हैं। तो मोस्टली लोग जितने भी काम करते हैं वो थ्रू क्लाइंट लाइब्रेरीज SDKs के ही काम करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप लर्निंग में जा रहे हैं तो आप बेशक कंसोल के थ्रू कर लें, आई हैव गॉट नो इशू इन दैट। आप CLI के थ्रू कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ये तो समझ लें जो है ना वो स्पून फीड वाला काम है, इसके थ्रू CLI के थ्रू आप बस चीज़ें फॉलो करें, जो एरर्स आएंगे भी उसकी इतनी सपोर्ट है कि आपको कोई मसला नहीं होगा। SDKs में मुश्किल है करना SD के थ्रू, क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेशन सेटअप करनी होती है, आप अपनी लोकल इन्वायरमेंट से क्लाउड इन्वायरमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं, चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, तो मुश्किल है वो। लेकिन अगर आप एक चीज़ मुश्किल कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत आसान होंगी। मतलब आप कहेंगे यार तो कोई काम ही नहीं है मौज भाई, 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो ये बात है, तो आप लोग बिल्कुल इसके थ्रू भी कर सकते हैं और आप लोग कंसोल के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड आई हैव गॉट नो इशू विद दैट। लेकिन अगर आप लोग लर्निंग पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को ज़्यादा
एक्सटेंसिवली समझना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एसडीके के थ्रू करें। कोई वजह है ना, उन्होंने एसडीकेस दी हैं, पाइथन लाइब्रेरीज दी हैं। लेट्स से अगर आपका पूरा आर्किटेक्चर जो है वो किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में है, तो आपकी कंपनी प्रेफर करेगी, जिस भी कंपनी में आप जाएंगे आपकी कंपनी प्रेफर करेगी कि जो उनका क्लाउड सॉल्यूशंस पार्ट है वो भी उसी लैंग्वेज में हो, उसी टेक्नोलॉजी टेक स्टैक में हो। तो इसलिए इट्स प्रेफरेबल कि आप लोगों को पता हो कि कोड के साथ हमने किस तरह से क्लाउड को एक्सेस करना है, जो कि मैंने देखा है इंडस्ट्रीज इस तरह से ऑपरेट करती हैं। आप कंसोल के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया। सिमिलरली हम लोग यार एक मिनट मुझे दें, मैं ज़रा पानी पी लूँ, एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हेलो। अच्छा, वापस आते हैं। अच्छा, अब हम क्या देख रहे थे कि हमने लेट्स से स्टोरेज पे जाना है या क्लाउड एसक्यूएल पे जाना है, तो सेम चीज़ आप लोग करेंगे। आप लोग यहाँ से क्लाउड एसक्यूएल खोलेंगे। ठीक है, इसके यहाँ से डॉक्स हम खोल लेते हैं, एसक्यूएल डॉक्स। अब अगेन जी क्लाउड कमांड्स के थ्रू आप को एसक्यूएल का कुछ भी नहीं पता ना, आप फिर भी एसक्यूएल सेटअप कर सकते हैं, चीज़ें उसकी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो वो वाली बात जो आपकी कि हम लोग सिंपल कंसोल के थ्रू क्यों नहीं कर लेते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंपनीज कहती हैं कि आपने एस डी के थ्रू, क्लाइंट लाइब्रेरीज के थ्रू आना है और उसके थ्रू अपना कोड लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगेन सब चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने वहाँ पे सर्वर किस तरह से सेटअप करना है, और इसका सीन ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को जो एक चीज़ बताना चाहता वो है स्टोरेज का। एक चीज़ ज़रा आप लोग देख लेंगे कि वो आप लोगों के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। अगर मैं यहाँ से स्टोरेज खोल लूँ, एक मिनट, जीसीपी स्टोरेज, ये थोड़ा जीसीपी सेंट्री हो गया है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप लोगों को एक चीज़ समझ आ जाएगी ना, तो आप लोगों को बाकी क्लाउड भी समझ आ जाएंगे। क्लाउड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लाउड स्टोरेज समझ आ जाएगा तो आपको एश्योर भी समझ आ जाएगा, और चूँकि अभी हम उसमें जीसीपी में ही काम कर रहे थे तो मैंने कहा चलें इसमें ही आपको काम करवा लेते हैं। अच्छा, स्टोरेज क्लासेस जो मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस की ये देखें, स्टैंडर्ड स्टोरेज, नियर लाइन स्टोरेज, कोल्ड लाइन स्टोरेज और आर्काइव स्टोरेज। अगेन आपका डाटा कितना फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड, नियर लाइन एंड देन कोल्ड लाइन। तो स्टैंडर्ड का आपके पास 30 डेज होता है, नियर लाइन का मेरे ख्याल में 60 टू 90 होता है, कोल्ड लाइन का शायद 90 होता है। अच्छा, कोल्ड लाइन का 90 डेज होता है और आर्काइव का होता है विद इन 1 ईयर अवेलेबिलिटी। ठीक है, सेम चीज़ होती है एज्योर में, उसको कोल्ड स्टोरेज, हॉट स्टोरेज कहते हैं, और आर्काइव स्टोरेज होती है। और AWS में आपके पास S3 होता है, ग्लेशियर आ जाता है, और मेरे ख्याल में अरोरा आता है मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन फंक्शनलिटी तीनों की उसी तरह से आती है सेम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आप लोगों से है कि आप लोगों को, मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं, और बहुत चीज़ें मेरे ख्याल में आप लोगों से शायद ऊपर से गुजरी हों, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसमें से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तभी आप लोगों से काम होना शुरू होगा। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और आप CLI के थ्रू भी कर लेंगे, CLI के थ्रू करना लेजिट, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 1 या 2 दिन में, लेट्स से 3 दिन में आप लोग कर लेंगे काम। लेकिन अगर आप इसमें से इस पूरे जो हमने ये एक लेट्स से सोल्यूशन बनाया है, इसमें से अगर आप एक सर्विस को भी थ्रू SDKs ऑपरेट करते हैं ना, तो समझ लें आपका 4-5 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर आप लोग सर्विस अकाउंट के थ्रू करते हैं, ऑथ की के थ्रू करते हैं, जिसमें जो कि वाकई में इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ही होता है, वो भी मैं आपको नहीं कह रहा, अगर आप उस तरह करते हैं तो आपको मिनिमम हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन वो जो हफ्ते 1.5 हफ्ते की लर्निंग होगी ना, वो जो लर्निंग आपकी है, दैट विल गेट यू अ गुड प्लेस इन द इंडस्ट्री, दैट इज़ फॉर श्योर। ये मैं आप वाउच कर सकता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, तो आप बताएं, और अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो गुड सीन है, वरना फिर हम आज के सेशन बंद करते हैं। मैं खुद
जो है ना वो आई थिंक सो, क्योंकि बहुत चीज़ें ज़्यादा हैं आप लोगों के लिए। और जहाँ तक यूज़ केसेस की बात है, तो आप लेट्स से ये एक यूज़ केस पे मैं जो हम लोग खुद आजकल जिस पे काम कर रहे हैं, ये मैंने उस पे काफ़ी हद तक चीज़ें विद कोड बना के आप लोगों के सामने इसमें रखी हुई हैं, ठीक है ना। काफ़ी हद तक मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया है। और अब जैसे हमज़ा जिस तरह से आप बात कर रहे थे ना कि हम लोग यार क्यों जो है ना वो मॉज़बरी हम यूज़ करें, तो ये बेसिकली काम है जो हम लोग थ्रू कंपनी कर रहे हैं। मतलब हम लोग के जो कंपनी में एसक्यूएल सर्वर सेटअप हुए हैं वो ऑन प्रेम सर्वर्स पे सेटअप हुए हैं, ठीक है। तो हम लोगों उस ऑन प्रेम सर्वर पे हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम लोग जो है ना वो काम करें। तो उन्होंने हमें एक और टोकन दे दिया है हमारे पास, समझ लें कि जिसके थ्रू हमने एक्सेस करना है। एक हमें अकाउंट बना के दिया, सर्विस अकाउंट, और हमने उस सर्वर को उस अकाउंट के थ्रू एक्सेस करना है, और हमारे पास कोई लेवल ऑफ एक्सेस नहीं है, ठीक है। और हमने अपने क्लाउड स्टोरेज को उस सर्वर के साथ अटैच करना है। तो अब मुझे बताएं, जब मैं कंसोल के थ्रू जाता हूँ तो मैं वाइट लिस्टिंग सेस्टिंग सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उस पूरी जो कंपनी का जो अगेन जो आपका जिसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो जब आपसे कहता है ना कि आपने ये चीज़ें थ्रू क्लाइंट लाइब्रेरीज करनी है, थ्रू हार्ड कोडिंग करनी है, तो फिर आपको करनी होती है, सिंपल एज दैट। और मोस्टली क्लाइंट्स आपकी यही रिक्वेस्ट करते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये लो मेरा कंसोल लो और मुझे ना ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके दो, नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें उनके साथ बिलिंग्स अटैच्ड होती हैं। आप तो कुछ करके निकल जाएँ तो उनका कौन पूछेगा, ठीक है। इस तरह से नहीं होता। तो वो आपको अकाउंट सेटअप करके देते हैं, आपको एक्सेस लेवल सेटअप करके देते हैं, और वो आपको कहते हैं कि लेट्स से आपने सिर्फ कम्यूट पे काम करना है, आपने सिर्फ स्टोरेज पे काम करना है, आपने सिर्फ पबसब पे काम करना है, तो आपने सिर्फ इसी में काम करना है। और उस सर्विस अकाउंट, उस अकाउंट नहीं, डिफरेंट चीज़ें। एक अकाउंट है जो हमारा कंसोल में भी हम देख रहे थे, एक ये अकाउंट है, ये मेरे कंसोल का अकाउंट है, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट। एक सर्विस अकाउंट होता है, वो किसी सर्विस के अंदर भी हम स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं कि यार इस सर्विस अकाउंट को सिर्फ रीड एक्सेस देनी है, और इसको इस सर्विस में राइट एक्सेस देनी है। जो आप रोल्स और IAM वाली बात करें, बिल्कुल होता है। लेकिन हमारे पास जो कोड में जब हम काम करते हैं, जितनी भी मैंने कंपनीज में देखा है जब काम हो रहा होता है, तो वो थ्रू SDKs होता है, क्लाइंट लाइब्रेरीज के थ्रू होता है, ठीक है। तो आई थिंक सो काफ़ी ये चीज़ें हो गई हैं। आप लोग मेरे ख्याल में आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग लेट्स से अगर इस एक को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो भी आप लोगों को 3-4 दिन लग जाएंगे क्लाउड सोल्यूशन को, ये जो IoT वाला है, रियल टाइम वाला, ठीक है। तो और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो आई एम हैप्पी टू आंसर। बाकी बेस्ट सीन है आई थिंक सो। और जो भी आप लोगों को अनक्लैरिटी है, आप लोग रीच आउट करें लिंक्डइन पे। आप लोगों ने वैसे अगर मुझसे कभी मुलाकात करनी है तो मैं रिसेंट मेरे ख्याल में कमिंग वीक में मैं यूनिवर्सिटी के भी आऊँगा, UET। आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से कितने लोग UET से हैं, UET लाहौर से। तो उधर हम लोग अगर बैठ के बात करना हो तो हम लोग बैठ के कर लेंगे, और कोई मसला नहीं है। एनी हेल्प आई वुड अप्रिशिएट इट। आप लोग चैट और माइक दोनों से कर सकते हैं। और मौज भाई आपका थैंक यू हमारे पूरे CDSC की तरफ से। ये जो 3 सेशन थे ये बहुत ही हेल्पफुल थे। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सीखा है इनमें, और होपफुली बाकियों ने भी सीखा होगा। और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा था। और मौज भाई जो है वो एक और स्टार्टअप से पे भी काम कर रहे हैं, डेवऑप्स पे, तो वो भी वहाँ पर भी ये क्लाउड के सोल्यूशन ही सिखाते हैं। तो वो भी लिंक्डइन पे मौजूद है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, और सॉरी अब्दुलरहमान, मैं आपको काट रहा हूँ। आप सबको यार मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि चूँकि अब मैं जिस स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ उसका काम भी बेसिकली है क्लाउड डेवऑप्स की जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करना और इंस्ट्रक्शंस देना और सारा कुछ सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करना, फलाना फलाना। तो आप लोग जो भी फीडबैक फॉर्म है आप उसको बिल्कुल सही से फिल आउट करें। आपको अगर कोई लगता है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए थी ज़्यादा, ये कम होनी चाहिए थी, इस तरह से होना चाहिए था, तो दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। उसको मैं तो बहुत हाईली कंसिडर करूँगा। तो आप लोग ऑनेस्ट फीडबैक दें, दैट इज़ समथिंग व्हिच आई हाईली वैल्यू। ठीक हो गया। बाकी थैंक यू अब्दुलरहमान, थैंक यू नूर और अब्दुल्ला, आप सबका जिन्होंने ये अरेंज किया है। बहुत अच्छे अरेंजमेंट थी यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ठीक है, थैंक यू गाइस। हम क्या पॉइंट्स यार इस सेंस में आप पूछ रहे हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस ये क्लाउड सीखने के सेंस में या किस सेंस में पूछ रहे हैं? हमजा, मोहम्मद हमजा। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यार, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी सब कुछ एक्सप्लोर करें। अभी आपके पास बहुत रूम है, आप हर चीज़ एक्सप्लोर करें। लेकिन
एक्सप्लोर के साथ जो भी आप चीज़ कर रहे हैं आप उसका ना उसकी हैंड्स ऑन करें, जो भी कर रहे हैं आप। इट डज़न्ट मैटर ब्लॉकचेन, वेब ऐप डेव, क्लाउड, साइबर, डाटा, व्हाटएवर यू आर डूइंग उसकी आप हैंड्स ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंड में रखने के लिए वो ये है कि आपको काम आना चाहिए, ठीक है? मतलब काम आना चाहिए, काम इन द सेंस कि कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। दैट इज़ फॉर मी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एडब्ल्यूएस क्लाउड बहुत अच्छा आता हो, आपको जीसीपी क्लाउड, एज़्योर क्लाउड या आपको कोई एक टेक स्टैक बहुत अच्छा आता हो, ठीक है, दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लेट्स से अगर आपको नहीं भी आता और आपको पता है कि अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँगा, सो दैट इज़ समथिंग व्हिच कंपनीज़ इन्वेस्ट इन। जी फ़हद, आप क्वेश्चन कर लें अपना। अस्सलाम वालेकुम मौज भाई। मेरा क्वेश्चन है दो है। पहला तो ये है कि जिस तरह आपकी आवाज़ थोड़ी बेसिकली कम आ रही है, अगर आप थोड़ा करीब आ जाए माइक के। ओके ओके, अभी मेरी बात क्लियर है? जी, जी, क्लियर है। हाँ मौज भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिवॉप्स में जिस तरह वैसे आती हैं एमएलएच फेलोशिप है, आउटरीच है, इस तरह की फेलोशिप आती हैं, जी सोक वगैरह। तो हम डिवॉप्स में अगर अपना करियर करना चाहें तो ये फेलोशिप हमारे लिए हेल्पफुल होंगी या फिर हमें किसी और तरफ जाना चाहिए? ये अच्छा, जीसॉक का तो मुझे आइडिया है। एमएलएच का मुझे इतना आइडिया नहीं कि उन लोगों की जो एमएलएच का मुझे वैसे पता है, लेकिन उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं मुझे उसका नहीं पता कि उसमें कितनी क्या-क्या चीज़ें हाँ, इन्वॉल्व होती हैं। उनमें ना हुँ। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन है। उधर अच्छा, तीन अच्छा। ऑप्शन है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एक और एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग है सारी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये ज़रूर तीनों करवाते हैं। फिर तो आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन लेट्स से अगर वो नहीं भी कराते तो आई वुड रिकमेंड कि आप करें। अनटिल अनलेस कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने अपनी एक पाथ सेट करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि फिर आप लेट्स से अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि यार मैंने इस फील्ड में जाना है तो आप उस फील्ड में उस रिलेटिव चीज़ में ज़्यादा काम करें। लेकिन अगर आप लेट्स से सेकंड ईयर तक में भी हैं तो आप हर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालें और एमएलएच करें, जीसॉक करें, जो जितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक और थी, मैंने ना कल एक भाई की देखी थी सर्टिफिकेशन, उसमें उन्होंने बताया था कि वो AWS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो ये AWS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML मशीन लर्निंग का क्या स्कोप है, किस सेंस में था ये चीज, मुझे आप बता सकते हैं? यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन सी स्कॉलरशिप है, किसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन AI ML मैंने शायद परसों भी ये बात कही थी कि आजकल जो दुनिया है वो थोड़ी जनरेटिव AI और AI और ये ML वाई जितनी भी रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़, इनमें बहुत एक्सटेंसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पीपल आर विलिंग टू लूज़ देयर मनी। अब मैं खुद भी कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ जो कि मुझे खुद प्रमोट कर रहे हैं कि मौज किसी ना एआई बेस्ड काम की तरफ ज़्यादा हो। उसकी वजह ये है कि एक बूम आया हुआ है इस मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट इस डोमेन की तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लोग इसमें जो है ना वो रिस्क करने को तैयार हैं। तो AI ML इज़ गुड। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स पाकिस्तान में भी इसका अच्छा स्कोप बन जाएगा। करंटली आई मेरे हिसाब से थोड़ी अभी थोड़ी बैकफुट पे है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से बैकवर्ड है। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एआई किस तरह से फील्ड में ज़्यादा अच्छी है। मुझे ज़रा रेलेवेंटली थोड़ी कम लग रही है एआई अभी के लिए, लेकिन ऑब्वियसली अगले 5-6 साल बहुत अच्छे होंगे इसके। और अगर आप लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं कुछ एआई रिलेटेड तो वो तो आप लोग बहुत हैवीली पैसे ले सकते हैं। एक चीज़ जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, आई कांट कमेंट ऑन दैट यार, सॉरी। थैंक यू मुआज भाई। आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपसे लिंक्डइन पे अप्रोच किया जाए या फिर कोई और वे है? लिंक्डइन पे कर लें यार आप, वरना व्हाट्सएप पे कर लें। मैं इन लोगों से कहता हूँ कि वो आपके साथ ग्रुप में नंबर शेयर कर दें, कोई इशू नहीं है, बस अपना नाम मेंशन करके तो आप क्वेरी पूछ लीजिएगा, इजी सीन है, कोई इशू नहीं। वरना आप लिंक्डइन पे जी कर लें, थैंक लिंक्डइन पे ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है, वो फिर ट्रैक रह जाता है हमारे पास एजुकेशन का, ऑन का। यस, मैं आपसे लिंक्डइन पे रब्ता करूंगा। मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए इसी करियर के रिलेटेड ही, तो बेहतर। इंशाल्लाह उधर फिर हमारी बात होगी। थैंक यू वेरी मच। श्योर, थैंक यू।
हुसैन आपका भी हैंड रेज़्ड है। मेरा भी क्वेश्चन था मुआज़ भाई आपसे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप बता रहे हैं एआई का बूम की बात कर रहे हैं आप इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, तो क्या इससे वेब और ऐप के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आएगी? कि मतलब उसका यार जो अच्छा, है। मैं इस बात को आपको वो करता हूँ। मैं ना अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक लॉन्च था, जिस तरह से पावर बीआई का तो आपने सुना ही होगा। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पावर प्लेटफ़ॉर्म में पावर ऐप्स आ गया है और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, जिसमें अब जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखा है इंडस्ट्री में, कि जो वेब डेव है या ऐप डेव है, एडब्ल्यूएस की भी 1-2 सर्विसेज़ हैं, जिसमें आप लेट्स से बहुत हाई लेवल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना? यू जस्ट प्रॉम्प्ट द राइट थिंग्स और आपको एक एप्लीकेशन, एक वेब का जो कोड है या जो एप्लीकेशन, मैंने उसको यूज़ नहीं किया, बट काफ़ी हद तक वो चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि इन द कमिंग ईयर्स जो डेवलपमेंट साइड है, अब आपने खुद भी देखा होगा कि डेवलपमेंट की तरफ बहुत फ्लक्स आ चुका है लोगों का ना, बहुत लोग आ चुके हैं। तो एक तरह से थोड़ी क्राउडेड हो गई है जो मुझे लगती है, और उसी वजह से इसकी अब ऑटोमेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं और वो जाएँगी। लेकिन ये जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी अभी हम आज 3 दिन में हमने बात की है, डाटा, क्लाउड, डेवऑप्स, साइबर और एआई/एमएल, ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने अभी उठना है, मज़ीद उठना है। अभी तो ये बहुत ग्राउंड लेवल पे थी, अभी इन्होंने मज़ीद उठना है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग अपना करियर कर रहे हैं सिलेक्ट, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और ये मशवरा है कि आप लोगों को इनमें करना चाहिए। डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो गुड, बट इन द 10 टू 15 ईयर्स आई वुड से कि ये सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। और एक और बात कि अगर फॉर एग्जांपल आई हैव टू परस्यू कि हुँ। मैं इसी में जाना चाहूँ, तो मुझे राइट कहाँ से, मतलब जिस तरह एप्लीकेशन का है तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, आई विल सर्च कि मैंने ये करना है एंड मुझे बहुत से लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं कि मैं अच्छा उसको। यार, एक वेबसाइट है roadmap.sh, मैंने उसमें एज़ अ कोर्स इंस्ट्रक्टर पहले काम किया हुआ है, एंड आई कैन वाउच फॉर दैट कि उसमें जो हम लोगों के रोड मैप्स होते हैं ना, मैं यहाँ लिंक में भी शेयर भी कर रहा हूँ। तो उसमें ना मेरे ख्याल में ऐप डेव का भी है। ओह! गलत शेयर हो गया। 1 मिनट दें ज़रा। roadmap.sh, ये इस पे आप जाएँगे तो इस हर टेक्नोलॉजी, हर रूल का जो है ना, वो एक तरह से रोड मैप मिल जाएगा। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं क्या पाथ कैसे रखूँ, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे रिलेटेड। तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया था, इसमें मेरे मतलब जो मैं अभी पहले मैंने वेब को एक्सप्लोर किया, मेरा ठीक सेकंड है। ईयर चल रहा है। फिर मैंने एप्लीकेशन पे आया तो मैंने यहाँ पर भी देखा था रोड मैप पे जाके, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट करके रोड मैप एक बनाया हुआ था। अच्छा, तो अच्छा, मुझे अच्छा। वहां से हुआ कि यार ये जो है ना वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया, कि जो बिगनर आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा इशू होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, मुझे अपॉलजीज़ यार, मुझे ना एप्लीकेशन बेसिकली, एप्लीकेशन इन सेंस आप किस तरह से कह रहे हैं? मतलब ऐप डेव की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ऐप हुँ। डेव की। अच्छा, मैं इस सेंस में ना आपको रेलेवेंट 1-2 लोग हैं, उनसे मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ आपको। लेकिन चूँकि मैंने खुद ऐप डेव में इस तरह से काम नहीं किया, तो मैं इसमें कुछ आपको इतनी क्लियर कट जो है ना वो रिकमेंडेशंस कर नहीं सकता। सही, क्योंकि मैं अभी वो ना कि सेकंड ईयर चल रहा है मेरा, हुँ, एंड हुँ। अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि यार ये फील्ड इस तरह है, इसमें मुझे परस्यू करना है या किस में करना है। तो मैं इसलिए मैंने कहा चलो अगर मैं वेब को कर लिया, नेक्स्ट मैं ऐप को कर रहा हूँ, देन मैं फिर एआई की तरफ भी आ सकता हूँ कि चलो मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मोस्टली यही कहते हैं सारे कि ऑफ कोर्स कि जो नेक्स्ट है वो एआई है, कि हुँ, आपका बिल्कुल। जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स है उनमें आपका एआई होगा टॉप पे। ऐसा ही तो है। दैट्स वाई, तो चलो थैंक अच्छा यू। है यार, आपका आपका आइडिया अच्छा है, और मैं तो बिल्कुल सही, आपने अच्छा पाथ एक तरह से सेलेक्ट किया कि आपको इस सेकंड थर्ड ईयर तक में ना जो सारी ग्राउंड दैट्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेब डेव, ऐप डेव हो गया, इधर-उधर की चीज़ें आपको आ जानी जी चाहिए, जी। गुड है। और फिर आप बेशक एआई की तरफ चले जाएँ और ये चीज़ें कर लें, ताकि आपकी फाउंडेशन काफ़ी अच्छी होगी। आपको जी पता होगा कि मार्केट में क्या चीज़ें हैं। तो या दैट्स गुड यार, थैंक यू। कोई मसला नहीं। फहद। अच्छा, शायद गलती से हुआ था। एनीवन एल्स? ये ऐसी गलती से हो गया। कोई बात।
गैस कोई और क्वेश्चन नहीं है, सो थैंक यू मौज भाई वंस अगेन इन सारे इवेंट्स के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे लिंक्डइन पर और बाकी जगहों पर फिर रब्ता थैंक रहेगा। यू यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।